बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर 11 है और आज का लेक्चर कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, इसलिए फिजिक्स के हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर का टॉपिक कॉन्सेप्ट्स बिफोर स्टडिंग गैस लॉज है। गैस लॉज पढ़ने से पहले जिन कॉन्सेप्ट्स का पता होना जरूरी है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने आपसे कहा था कि लेक्चर सुनने से पहले अपने पास एक पेन और एक रजिस्टर रख लिया करें और जो कुछ हम बताएं उसको नोट कर लिया करें। और हर वो नया स्टूडेंट जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम तुम्हें पढ़ा देंगे ऐसा कि फिर तुम भूलोगे नहीं। गैस लॉज का टॉपिक पढ़ने से पहले हमें गैस के बारे में मालूम होना चाहिए कि गैस क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गैस मैटर की थर्ड स्टेट है। अगर गैस को हम देखें तो गैस इज अ सब्सटेंस दैट इज नीदर लिक्विड नॉर सॉलिड एंड हैज नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। जैसा कि हम सबको मालूम है कि गैस मैटर की थर्ड स्टेट है जिसकी ना तो कोई फिक्स्ड शेप होती है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता। कभी आपने सोचा कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे, इस कॉन्सेप्ट के बिहाइंड रीजन क्या है? तो याद रखिएगा कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो रीजन है वो गैस का ना नजर आना है, क्योंकि गैस इनविजिबल होती है। क्योंकि किसी भी चीज की फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम का अंदाजा उस चीज को देख कर लगाया जा सकता, मगर जो चीज नजर ही ना आए, इनविजिबल हो, तो उसके लिए यही कहा जाएगा कि उस चीज की ना तो कोई फिक्स्ड शेप है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम। आपने आज तक यही पढ़ा होगा कि गैस मैटर की एक स्टेट है, लेकिन आप इस डेफिनेशन पर अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि गैस इज अ सब्सटेंस। गैस एक सब्सटेंस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैटर और सब्सटेंस में क्या डिफरेंस, क्योंकि जब हम मैटर और सब्सटेंस दोनों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि दोनों की स्टेट्स भी एक जैसी हैं। दोनों की फर्स्ट स्टेट सॉलिड है, सेकंड स्टेट लिक्विड है और दोनों की थर्ड स्टेट गैस है। तो फिर सवाल यह है कि डिफरेंस क्या है। क्लास इंटर के इस चैप्टर हीट में आप हर जगह सब्सटेंस का वर्ड ही यूज करते हैं, मैटर का नहीं। हमारे यहाँ टीचर्स ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर ही नहीं करवाते, तो आज तक मोस्टली 90% लोगों को मैटर और सब्सटेंस का डिफरेंस ही नहीं पता कि दोनों का डिफरेंस क्या है। तो चलें देखते हैं कि मैटर और सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है। मैटर की डेफिनेशन बताती है हमें कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। साइंस की लैंग्वेज में हर वो चीज जो जगह घेरती है और मास रखती है उसको मैटर कहा जाता है। मीन्स हर वो चीज, चाहे उसकी कोई सी भी कैटेगरी हो, कोई सी भी किस्म हो, हर वो चीज जो जगह घेरेगी और मास रखेगी उसको हम मैटर कहेंगे। तो सब्सटेंस क्या है? तो सब्सटेंस हम देखते हैं अगर, तो सब्सटेंस की डेफिनेशन हमें बता रही है कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर। मैटर की पर्टिकुलर काइंड, किसी एक चीज के बारे में बात करें विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जिसमें उसके पार्टिकल्स एक जैसे हों, मींस एटम्स एक जैसे हों, इज कॉल्ड सब्सटेंस। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने इर्द गिर्द की चीजों पर नजर डालेंगे तो आपको मुख्तलिफ इकसाम की चीजें नजर आएंगी, मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आएंगी उनकी। कोई चीज आयरन की बनी हुई होगी, तो कोई वुड की, तो कोई गोल्ड की, कोई एल्यूमिनियम की। अब अगर देखा जाए तो सारी की सारी चीजें मैटर ही हैं, मगर आयरन के एटम्स मुख्तलिफ होंगे गोल्ड के एटम्स से। बिल्कुल इसी तरह एल्यूमिनियम के एटम्स भी मुख्तलिफ होंगे आयरन और गोल्ड के एटम्स से। बस ये कि हर मटेरियल के एटम्स की प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होंगी। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज सिर्फ एक सूरत में हो सकती हैं कि अगर सारे के सारे एटम एक ही चीज के हों। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप समझ लें कि डिफरेंट स्कूल्स हैं, लेकिन हर स्कूल की यूनिफॉर्म डिफरेंट, लेकिन उस स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उन सब की यूनिफॉर्म अपने स्कूल के हिसाब से एक जैसी होगी। बिल्कुल ऐसे ही आयरन के एटम्स की प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म होंगी आयरन के एटम्स के हिसाब से। एक एटम की प्रॉपर्टी दूसरे एटम से बिल्कुल सेम होगी। गोल्ड के एटम्स की प्रॉपर्टी सिर्फ गोल्ड के एटम से ही यूनिफॉर्म होगी। अगर हम बात करें सिर्फ आयरन की या सिर्फ एल्यूमिनियम की या गोल्ड की या वुड की, तो फिर हम उस मैटर को सब्सटेंस कहेंगे। मींस अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर की, सपोज बात करें सिर्फ आयरन की, तो आयरन को फिर हम सब्सटेंस कहेंगे। अगर हम बात करें सिर्फ गोल्ड की तो उस गोल्ड को भी हम सब्सटेंस कहेंगे। अगर हम बात करें सिर्फ
वुड की, तो वुड भी हमारे पास सब्सटेंस है। और अगर बात करें हम जनरली सब की, तो फिर इन सबको मिलाकर हम पढ़ेंगे मैटर। किसी पर्टिकुलर काइंड का नाम लेकर अगर हम बात करेंगे, आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, तो ये सारे के सारे आपके पास सब्सटेंस कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की फिर दो कैटेगरीज, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। प्योर का वर्ड बता रहा है कि प्योर कंसर्न विद नेचुरल, मिक्सचर मींस किसी चीजों से मिलकर बनाओ। किन चीजों से? तो अब यहाँ पर ये याद रखना है कि मिक्सचर जो है वो सब्सटेंस की कैटेगरी है। तो अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिलाकर कोई चीज बनाई जाती है तो उसको कहा जाता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन हमें बता रही है कि सब्सटेंस दैट आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिक्सचर, वो किसी मिक्सचर से वजूद में नहीं आते, एंड कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ particles is called pure substance. Every pure element and pure compound is a pure substance. हर प्योर एलिमेंट और हर प्योर कंपाउंड जो होता है वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। Mixture, a substance made by mixing other substances together is called mixture. Mixture की डेफिनेशन बता रही है हमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर अगर कोई चीज बनती है तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, प्लास्टिक जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर बना। कौन कौन से? प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स, नेचुरल मटेरियल्स मींस प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना, सच एज सेलुलोज, कोल, नेचुरल गैस, सॉल्ट एंड क्रूड ऑयल through a polymerization or polykondensation. अब यहाँ पर दो चीजें समझने वाली हैं, एक तो प्योर एलिमेंट और प्योर कंपाउंड। प्योर एलिमेंट और प्योर कंपाउंड फिर शो कर रहे हैं कि ये कैटेगरीज हैं प्योर सब्सटेंसेस की, राइट? जो प्योर सब्सटेंस है उसकी भी कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? प्योर एलिमेंट एंड प्योर कंपाउंड। वन बाय वन करके इनको भी देखते हैं कि क्या चीजें हैं ये। कैटेगरीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की भी दो कैटेगरीज, प्योर एलिमेंट, प्योर कंपाउंड। प्योर एलिमेंट की डेफिनेशन हमें बता रही है कि प्योर एलिमेंट हैज ओनली वन काइंड ऑफ एटम, उनमें सिर्फ एक ही किस्म होती है एटम की, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, और उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। किसी भी सूरत में प्योर एलिमेंट को आप ब्रेक नहीं कर सकते डिफरेंट सब्सटेंसेस में। प्योर कंपाउंड की डेफिनेशन बता रही है कि प्योर कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस when two or more elements are combined chemically। अब मेथड दो ही हैं, या फिजिकल या केमिकल। when two or more elements, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आर combined chemically in a fixed ratio, फिक्स रेशो के साथ दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएं तो वो प्योर कंपाउंड्स कहलाते हैं। However, the substances can be broken, उन सब्सटेंसेस को हम ब्रेक कर सकते हैं, broken down into separate elements by chemical methods। केमिकल मेथड्स को यूज करके हम एलिमेंट्स को, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, उनको हम केमिकल मेथड्स यूज करके अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब यहां तक एक चीज क्लियर हो गई, प्योर एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स होंगे, प्योर कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा किस्मों के एटम्स हो सकते हैं, केमिकली फिक्स रेशो के साथ कंबाइंड होते हैं, हम उनको केमिकल मेथड्स को यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको प्योर एलिमेंट्स और प्योर कंपाउंड्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी एक नजर इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। प्योर एलिमेंट्स की एग्जांपल्स में आपके पास आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ गैस। प्योर कंपाउंड में आपके पास वाटर आ जाता। वाटर दो एलिमेंट्स से मिलकर बना, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम। फॉर्मूला सबको मालूम है, H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। साल्ट, साल्ट प्योर कंपाउंड है, डिफरेंट प्योर एलिमेंट्स से मिलकर बना। सोडियम, सोडियम और क्लोरीन, NaCl इसका फॉर्मूला एवरीबॉडी नोस। मीथेन भी दो प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के चार एटम्स, CH4 इसका फॉर्मूला है। सो मीथेन भी आपके पास प्योर कंपाउंड है। साल्ट भी प्योर कंपाउंड है, वाटर भी प्योर कंपाउंड है। शुगर हर घर में यूज होती है, हर किसी को पता। शुगर का फॉर्मूला आपके पास है C12H22O11। C कार्बन 12 एटम्स कार्बन के, हाइड्रोजन के 22 एटम्स और ऑक्सीजन के 11 एटम्स। कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 22 प्लस ऑक्सीजन 11। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी प्योर एलिमेंट से मिलकर बना। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन 3। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन तीनों का एक एक एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बेकिंग सोडा बना। यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला नहीं लिखा, इतनी स्पेस नहीं थी, आपको मालूम ही है, आप खुद नोट कर सकते हैं। सोडियम Na, हाइड्रोजन H,
कार्बन C, NaHCO3, NaHCO3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी दो एलिमेंट्स से मिलकर बना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन के दो एटम्स, H2O2 इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरीज ऑफ गैसेस। तो बेटा याद रखना है आपने कि साइंस में गैस की दो कैटेगरीज हैं, एक को हम आइडियल गैस कहते हैं और दूसरी को रियल गैस कहते हैं। तो पहले आइडियल गैस के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। आइडियल का वर्ड इशारा कर रहा है परफेक्ट की तरफ। परफेक्ट का मतलब होता है 100%। यहाँ एक चीज याद रखनी है बेटा कि इस कायनात में परफेक्शन पर पूरा उतरने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला की है। इस पूरी कायनात में कोई भी चीज 100% नहीं। आप किसी के लिए भी ये नहीं कह सकते कि वो 100%। तो जब 100% या परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता सिवाय खुदा के, तो फिर हम कह सकते हैं कि परफेक्शन हाइपोथेटिकल यानी फर्जी चीज की तरफ इशारा करती है जिसका वजूद ना हो। हर उस चीज के लिए जिसको अल्लाह सुब्हानो ताला के अलावा परफेक्ट कहा जाए वो हाइपोथेटिकल यानी फर्जी होती है, जिसका वजूद नहीं होता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है? डज एन आइडियल गैस एग्जिस्ट? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो बेटा आंसर इसका बड़ा सिंपल सा है, आंसर इज नो। इट मीन्स के आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, आइडियल गैस का वजूद ही नहीं है। आइडियल गैस की डेफिनेशन हमें बताती है द टर्म आइडियल गैस रेफर करती है किस तरफ? हाइपोथेटिकल गैस, एक फर्जी गैस की तरफ, कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉलोज फ्यू रूल्स, फ्यू असम्पशंस, उसके कुछ अजम्पशंस हैं उनको फॉलो करती है। अजम्पशंस मींस रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको समझना है। अब इतना तो आपको पता चल गया कि आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है, मींस फर्जी गैस है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। अब वो अजम्पशंस जो इसके लिए यूज किए जाते हैं वो आपने एक दफा अच्छी तरह से जहन में बिठा लेने। 5 अजम्पशंस हैं, इजीली आपको फिंगर्स पर याद हो जाएंगे। अजम्पशंस फॉर आइडियल गैस। फर्स्ट अजम्पशन उसका है आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैव नो वॉल्यूम। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता। ये अच्छी तरह से आपने अपने जहन में एक चीज बिठा लेनी है। ये अजम्पशंस हैं, मींस फर्ज की हुई बातें, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर इक्वली साइज्ड। आइडियल गैस के हर मॉलिक्यूल का साइज इक्वल होता है, ये भी अजम्पशन है, राइट? फर्ज की हुई बात, रियलिटी से इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। अब याद रहे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता। फिंगर्स पे उसको याद करते रहिएगा। 5 आपकी फिंगर्स हैं, 5 आपके अजम्पशंस हैं, उनको आपने याद कर लेना है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर इक्वली साइज्ड। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज इक्वल होता है, एक जैसे होते हैं। Number 3, ideal gas molecules do not have intermolecular forces. Intermolecular forces means force of attraction and force of repulsion, right? Means ideal gas molecules do not attract or repel each other. Intermolecular forces नहीं होती गैस मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। ये assumption है, ये भी रियलिटी से इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होंगी, वो ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ना ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नंबर 4, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन, रैंडमली मूव करते रहते हैं। एंड नंबर 5 इज ऑल कोलिजन्स बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स और बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर आर इलास्टिक कोलिजन्स। जितनी भी कोलिजन्स होंगी, ऑल कोलिजन्स बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो कोलिजन्स होंगी, जो टकराव होगा, और बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर, जितनी भी कोलिजन्स होंगी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन या मॉलिक्यूल्स और वॉल्स ऑफ कंटेनर के बिटवीन, वो सारी की सारी कोलिजन्स इलास्टिक कोलिजन्स होंगी। फिजिक्स के अंदर 2 किस्म की कोलिजन्स होती हैं, एक इलास्टिक कोलिजन और दूसरी इन इलास्टिक कोलिजन। दोनों में क्या डिफरेंस है? इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन हमें बता रही है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहती है। इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन हमें बता रही है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट बट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज्ड। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम तो सेम रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती। चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक, दोनों के अंदर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहता है। यहां तक तो क्लियर है। तो फिर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ काइनेटिक एनर्जीज में है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है
और इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। ये चेंज होने से क्या मुराद, कांस्टेंट रहने का क्या मतलब? इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस और बॉडी डू नॉट लूज देयर काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं वो ड्यूरिंग कोलिजन अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज नहीं करते, उनकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस और बॉडी लूज देयर काइनेटिक एनर्जी, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देते। ये दो डिफरेंस अच्छी तरह से याद रखना है, तो ये लास्ट पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, दोनों चीजें आपको क्लियर होगी। इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम कांस्टेंट, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर भी मोमेंटम कांस्टेंट, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस। आइडियल गैस में मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 0 होता, लेकिन रियल गैस में मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 0 नहीं होता, स्मॉल होता है बट नॉन जीरो। आइडियल गैस के अंदर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होता, लेकिन रियल गैस में साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं होता। आइडियल गैस के अंदर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन 0 होती, रियल गैस के अंदर 0 नहीं होती, स्मॉल होती है, कम होती है पर होती है, 0 नहीं होती। आइडियल गैस के अंदर मॉलिक्यूलर रिपल्शन भी 0 होती है, रियल गैस में नहीं होती। आइडियल गैस के अंदर कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर्स इलास्टिक कोलिजन होती है। रियल गैस में कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर इनइलास्टिक होती है। आइडियल गैस ओबे करती है जनरल गैस लॉ को, रियल गैस ओबे सिर्फ एक सूरत में करती है, ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। रियल गैस का अगर प्रेशर बहुत ही कम कर दिया जाए और उसका टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया जाए तो सिर्फ उस सूरत में वो गैस जनरल गैस लॉस को ओबे करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। कॉन्सेप्ट्स ऑफ आइडियल गैस। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस देने की जरूरत ही क्यों पेश आई, क्यों दिया गया ये कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल गैस इज यूजफुल टू अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ गैस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट बिहेवियर ऑफ गैस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता एंड सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन ऑफ गैस प्रॉपर्टीज। गैस की प्रॉपर्टीज क्या है? गैस की प्रॉपर्टीज गैस का वॉल्यूम है, गैस का प्रेशर है, गैस का टेम्परेचर है, गैस का मास है, मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, pressure of gas, temperature of gas, all are the properties of gas, right? इसको कैलकुलेट करने में हमें हेल्प आउट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस। तो नेक्स्ट समझने की जरूरत है कि बिहेवियर ऑफ गैस क्या है। अब अगर हमें पता हो कि बिहेवियर कहते किसको है, बिहेवियर क्या होता है, तो गैस के बिहेवियर को समझने में आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि बिहेवियर क्या होता है। द रिएक्शंस ऑफ समथिंग as a human, machine or substance in response to external or internal given conditions. Given conditions means actions. कोई external या internal action करने से किस पर? किसी human being पर, किसी मशीन पर या किसी सब्सटेंस पर जो रिएक्शन सामने आता है उस रिएक्शन को कहा जाता है बिहेवियर। तो अब आपको याद रहेगा कि वो हर वो एक्शन, हर वो एक्सटर्नल या इंटरनल एक्शन जो किसी ह्यूमन बीइंग पर हो या किसी मशीन पर हो या किसी सब्सटेंस पर हो, तो उसमें जो रिएक्शन नजर आएगा ह्यूमन बीइंग में, अगर वो कोई रिएक्शन नजर आएगा तो उसको हम कहेंगे बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर वो रिएक्शन मशीन में नजर आएगा तो उसको हम कहेंगे बिहेवियर ऑफ मशीन। अगर वो रिएक्शन किसी सब्सटेंस में नजर आएगा तो उसको हम कहेंगे बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, सब्सटेंस लिक्विड भी हो सकता है, सब्सटेंस गैस भी हो सकता है। एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमने एक पैन के अंदर वाटर लिया, कोल्ड वाटर, पैन को हमने बर्नर पर रखा, हमने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड। अब ये जो हमने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, दिस इज कॉल्ड एक्शन। इस एक्शन की वजह से, ये एक्सटर्नल एक्शन कहलाएगा, ये हमने एक्सटर्नली इसको हीट प्रोवाइड की। इस एक्शन की वजह से इस वाटर के अंदर जो रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ, ये वाटर बॉयल होना शुरू हो गया। तो ये जो रिएक्शन इस वाटर के अंदर आपको नजर आ रहा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बिहेवियर। ये बिहेवियर क्यों हुआ वाटर के अंदर? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एक्शन। इस एक्सटर्नल एक्शन की वजह से ये बिहेवियर कभी भी ना होता इसका अगर हम इसको बर्नर पर ना रखते। बिहेवियर ऑफ गैस। बिहेवियर ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स। तो अब यहाँ ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको कि बिहेवियर ऑफ गैस डिपेंड्स करता है 4 फैक्टर्स के ऊपर, 4 फैक्टर्स। वो 4 के 4 फैक्टर्स वेरिएबल्स हैं, उनको वेरिएबल्स भी कहते हैं। वेरिएबल की जो फिजिक्स में डेफिनेशन है वो है वेरिएबल इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन चेंज। हर उस क्वांटिटी को हम वेरिएबल कहेंगे जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो।
फिजिक्स के अंदर हर वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है वो वेरिएबल कहलाती है। सो बिहेवियर ऑफ गैस डिपेंड 4 वेरिएबल्स पे। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज वॉल्यूम। नो दैट वॉल्यूम कंसर्न विद कैपेसिटी। वॉल्यूम की जब भी हम बात करेंगे तो वॉल्यूम हमेशा 3D होता, 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल कंसर्न करता है कैपेसिटी से और कैपेसिटी कंसर्न करती है साइज से। सेकंड इज प्रेशर। प्रेशर कंसर्न करता है हैवीनेस से, हैवीनेस कंसर्न करता है वेट से। थर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर कंसर्न करता है हॉटनेस से, हॉटनेस कंसर्न करता है हीट से। फोर्थ इज मास। मास कंसर्न करता है क्वांटिटी से और क्वांटिटी कंसर्न करती है सब्सटेंस से। अब याद रखना है कि बिहेवियर ऑफ गैस डिपेंड करता है इन 4 फैक्टर्स के ऊपर, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, मास। इनमें वॉल्यूम कंसर्न करता है साइज से, प्रेशर वेट, वेट इज अ फोर्स। प्रेशर के कॉन्सेप्ट हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे। टेम्परेचर कंसर्न करता है हीट से, मास कंसर्न करता है सब्सटेंस। इन 4 फैक्टर्स के ऊपर बिहेवियर ऑफ गैस डिपेंड करता है। गैस लॉज ड्राइव द रिलेशन को ड्राइव करते हैं बिटवीन वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड मास। अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एनी 2 ऑफ दीज, इन 4 फैक्टर में से किसी 2 के बिटवीन रिलेशन फाइंड किया जाता है कीपिंग द रिमेनिंग 2 कांस्टेंट। बाकी 2 फैक्टर्स को कांस्टेंट कंसीडर करके, उसी को गैस लॉज कहते हैं। The gas laws consist of 3 primary laws. 3 primary laws के ऊपर consist करता है gas laws. Number 1 is Boyle's law, number 2 Charles law and number 3 Avogadro's law. इन तीनों laws को हम 1 by 1 करके next lecture में discuss करेंगे। I hope कि काफी concepts आपके clear हो गए होंगे। मिलते हैं next lecture में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।